गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या लिखूं, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। बच्चों लेखक ने इस निबंध में कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंची उड़ान। निबंध क्या है? निबंध में लेखक अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसी प्रकार से कि अब मुझे शैली निश्चित करनी है और उन आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभावी होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों। संबद्ध का मतलब जुड़े हुए हों। यह तो बिल्कुल ठीक है कि मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कई नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि मैं निबंध बहुत मोटी अकल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि कहीं कोई मुझे इस चीज़ को, यानी कि जो शैली निबंधों की जो विशेषता बताई है उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। जैसे निबंधों में बनावट, उसकी कल्पना, उसकी तर्कपूर्ण जो विवेचना होती है वह कम से कम आधे पृष्ठ में हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि वह स्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है, यानी कि जो गंभीरता का भाव होता है वह उसमें आ जाती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके, अज्ञों से यानी कि ज्ञानियों से न सुलझ सके। और सेनापति ने अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी, यानी कि जो कम या अल्प ज्ञानी हैं उनके लिए कठिन कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, क्योंकि निबंध में चाहे हम अलंकारों का प्रयोग करें, मुहावरों का करें या लोकोक्तियों का समावेश करें, ये सब निबंधों में आवश्यक बता दिया गया है। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं बच्चों, क्योंकि मॉन्टेन की शैली की निबंधों की विशेषता है कि जो लेखक के हृदय की जो बंधन मुक्त रचनाएं हैं, जिनमें लेखक की वास्तविक अनुभूति, उसके भावों का वास्तविक प्रकटीकरण होता है, कि उन्होंने जो स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। क्योंकि उन्होंने जो भी देखा, जो भी सुना, उसको उन्होंने निबंध यानी कि उसको लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। हमने अभी आपको बताया, क्योंकि उनके निबंधों की विशेषता थी बंधन मुक्त रचनाएं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की आख्यायिका यानी कि जैसे कथा कि लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, यानी कि आख्यायिका लेखक की जो सूक्ष्म दृष्टि होती है कि जो उसमें लेखक की जो एक विशेषता बताई जाती है कि उसमें कल्पना की उड़ान हो, चाहे मन में उठने वाले भावों को ज्यों का त्यों क्यों ना कर देता हो। ऐसी स्वच्छंदतावादी शैली में लिखे गए निबंध लेखक अपने मन में उठने वाले भावों को ज्यों का त्यों कर देता है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उसका उल्लास रहता है, क्योंकि वो उसको देखता है, सुनता है और उन्हीं को वह कागज पर उतार देता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है न कल्पना की महिमा। अर्थात क्योंकि जो शैली होती है, जो लेखक के हृदय में जो लिखे जाते हैं, ऐसे निबंध जिनमें ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। निबंध में लेखक अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं
और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से मन में अपने उठने वाले भावों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को जो लेखक जो चाहे वो अपनी शैली के निबंधों की जो विशेषता बताई जाती है, उन निबंधों में उसकी बनावट, उसकी कल्पना, उस लेखक के मन के जो सच्चे उद्गार होते हैं, वह जैसा संसार में जैसा अनुभव करता है, जिस रूप में देखता है, बिना उसमें अलंकारिकता या उस बिना किसी प्रदर्शन के उसी रूप में वह व्यक्त कर देता है। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, तो दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर, चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे क्योंकि वे ज्ञानी थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। इसमें जो 4 औरतों ने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की थी, एक ने खीर पर कि खीर पकाई जतन से, कि खीर को इतने यत्नों से पकाया, और फिर चरखा दिया चला। दूसरी ने किस पर की थी? चरखे पर, कि खीर पकाकर कि मानो चरखा चला दिया। और तीसरी ने कुत्ते पर, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, क्योंकि चौथी ने ढोल पर की थी। तो उन्होंने चारों की इच्छाओं को एक ही पद में उसकी पूर्ति कर दी। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूंगा। कौन से 2 निबंध? क्योंकि लेखक को 2 विषयों पर निबंध लिखने थे। एक तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा समाज सुधार पर उन्हें निबंध लिखना था। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब हम किसी भी चीज़ को जो दूर से सुनते हैं तो वह हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ढोल क्या होता है? जो एक प्रकार का बाजा होता है, यानी कि वाद्य होता है, बजाने वाला। और उसकी जो कर्कशता, जो उसकी कर्ण कटुताई, जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। यानी कि जो ढोल के पास बैठे हुए लोग हैं, उनके तो कानों के पर्दे फट जाते हैं, उन्हें वह ढोल अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, जो नदी के किनारे मानो संध्याकालीन समय में शांत वातावरण में बैठा हुआ है, उन ऐसे लोगों को अपने मधुर स्वर से वे प्रसन्न कर रहे होते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वे अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। बच्चों, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से कर लेना। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। यानी कि इसमें जैसे लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जैसे ढोल की जो कर्कश ध्वनि दूर बैठे किसी व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है, क्योंकि वह अपने मन में उस कोलाहल को, कोलाहल यानी कि शोरगुल को सुनकर क्या सोचता है, उसके मन में क्या कल्पनाएं आती हैं? किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। और उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच और आशंका, विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को भी मधुर बना देते हैं। यानी कि उसमें ये सारी चीज़ें, जो कि उसमें उत्सव, एक मधुर राग होता है, एक विशेष प्रसन्नता होती है, प्रेम का संगीत होता है, तो ये तीनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो विवाह होने की प्रसन्नता, जो जीवन की मधुर कल्पनाएं और अपने प्रिय के प्रति प्रेम की भावना न हो, तो एक नवविवाहिता को भी विवाह के उत्सव में बजने वाला ढोल उसे अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव होता है। उत्सव में प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उसमें एक उत्साह की भावना होती है, एक प्रेम की प्रसन्नता होती है, और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है।
क्योंकि जो दूर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए वह सुहावनी लगने लगती है। जो तरुण, बच्चों ये बहुत सुंदर है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। कि जो तरुण व्यक्ति है, जो इन जीवन संग्राम से, जिसने कठिनाइयों का सामना ही नहीं किया है, उन्हें यह सारा संसार कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, यानी कि जो वृद्ध हो गए हैं, जिन्होंने अपने बचपन को भी बिता दिया है और तरुणावस्था को भी बिता दिया है और अब वे वृद्ध हो गए हैं, तो उन्हें क्या अच्छा लगता है? उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह बहुत ही सुंदर उन्हें लगती है, क्योंकि वे बीते समय के गीत गाकर मानो प्रसन्न होते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं और तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह अतीत का सोचता है और अतीत के ही मानो वे गीत से गाते हैं। और जो तरुण व्यक्ति होता है वो किसके सपने देखता है? वह मानो भविष्य के सपने देखता है, उसके लिए भविष्य उतना ही सुंदर होता है। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, जैसे तरुण व्यक्ति के लिए भविष्य उज्जवल होता है, तो वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, यानी कि जो समय अब चल रहा है वर्तमान, क्योंकि जो नवयुवक उत्साह और साहस के साथ वर्तमान को बदलना चाहते हैं और वृद्ध बीते हुए समय और सांस्कृतिक विरासत को की रक्षा करना चाहते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी कि जो भविष्य की वे सपने देखते हैं वे उसमें सुधार करना चाहते हैं। और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। वृद्ध जो जिस समय को वे बिता देते हैं, जो उनकी गौरवपूर्ण संस्कृति की वे रक्षा करना चाहते हैं, वे मानो उसी को देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, तो वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, यानी कि वे उसको अपने गौरवपूर्ण इतिहास को, अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को बचाना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है, क्योंकि वर्तमान काल में ही इस तरह के प्रयास होते हैं या इस प्रकार के सुधार होते रहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय सुधारों के लिए समय इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, वह अपने वर्तमान से दुखी होता है। युवा तो अपने भविष्य के सुंदर सपने देखता है और वृद्ध अपने अतीत के सुखों का गान करता है, तो वर्तमान किसी को अच्छा नहीं लगता। और यही कारण है कि वर्तमान क्या होता है, सदैव सुधारों का ही समय बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? मतलब ऐसा मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। मनुष्य जाति में क्या है, इतिहास में सदैव ही सुधारों की आवश्यकता होती रही है और होती रहेगी। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी ऐसे ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। यानी कि ऐसे जो सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई, आज है कि मनुष्य जाति में ऐसे ही सुधार होते रहते हैं और इस प्रकार के ऐसे सुधारक होते रहे हैं। सुधारकों का दल नगर नगर, गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए, यानी कि जो पहले कभी सुधार थे, सुधार हुआ था, वे बाद में आकर क्या हो जाता, उनमें भी दोष प्रतीत होने लगता है। उन सुधारों में भी फिर से दोष माने जाने लगते हैं और फिर उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, चाहे पदार्थ हो, विचार हो, सभी क्या है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार से परिवर्तन किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। मात्र परिवर्तन से ही क्या होता है, संपूर्ण सृष्टि परिवर्तनशील है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि एक युवा साहित्यकार
जब वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय कर कर प्रगतिवादी साहित्य की रचना करता है, तो ये निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि जो आज का युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करने लगेगा, क्योंकि जो उसका समय बीत चुका है वह उसी का गुणगान करेगा। और उस समय के जो युवा साहित्यकार होंगे वे वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे और वे भी भविष्य के लिए चिंतित होंगे। तो यही क्रम क्या चलता रहेगा, यही सनातन क्रम है। युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत। यानी कि जो आज तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। यानी कि फिर से नया युवा साहित्यकार होगा और जो अपने वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई नया साहित्य रचेगा और जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। इसलिए दोनों को ये सुखद लगते हैं, जो युवा तो भविष्य से दूर हैं और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को ये सुखद लगते हैं कि यह मानव का स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह हमें अच्छी लगती है और मनुष्य क्या करता है, उसको पाने का प्रयत्न करता रहता है। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसलिए लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यही दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत भी चरितार्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि युवाओं से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को ये सुखद लगते हैं और यही मानव का स्वभाव है कि जो उसे चीज़ अच्छी लगती है और उसी को पाने के लिए वह उसका प्रयास करता है। तो बच्चों, इसी में प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक इसलिए कहा गया है, वह भी कुछ समय बाद अतीत की वस्तु हो जाता है। तो इसलिए कि जो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी आज प्रासंगिक है, जो हमें चाहिए, कल वही अप्रासंगिक हो जाएगा और उसमें सुधार की अपेक्षा की जाने लगेगी। इसी प्रकार से यही जीवन का क्रम चलता रहता है और साहित्य में भी निरंतर यही चलता रहता है। बच्चों, आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।